हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। यहाँ जो आपको एमसीक्यू कराए जा रहे हैं वो एमपी वर्ग 1 और एस्टेट एचपीएससी को टारगेट करते हुए बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने केवीएस खत्म किया है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोग इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी एचपीएससी का तो कोई डेट ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। बाकी एमपी वर्ग 1 का 1 मार्च और एस्टेट का 6 मार्च डेट जो है वो आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, तो मैं आज एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा हूँ कि जो आपके प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मैनेजमेंट है, आपके जो हेनरी फ्यूल हैं, टेलर हैं, या आपके जो एमसी ग्रेगर साहब हैं, या आपके जो विलियम आउची साहब हैं, या जितनी भी आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, या उनके जो प्रोपाउंडर्स हैं जिन्होंने उन्हें दिया है, या किस थ्योरी से किस तरह का क्वेश्चन है, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेटेस्ट जो एक्ट आपका 2019 है वो हो गया, जीएसटी हो गया, राइट। और इसके अलावा जितने भी आपका अकाउंटेंसी है जैसे लेजर, जर्नल, राइट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, विल ऑफ एक्सचेंज, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू के नाम से वो प्लेलिस्ट है। तो उसमें केवल और केवल एमसीक्यू ही एमसीक्यू है। अब वो मैं आपको करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए वो मैं आपको करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो स्पेसिफिकली टॉपिक्स को टारगेट करते हुए बनाए गए कि भाई ये टॉपिक है, इसको टारगेट करते हुए उसमें ये चीजें आ रही हैं, तो इनसे ये क्वेश्चन बन सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, तो अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, अभी जो एमसीक्यू करा रहा हूँ वो कौन से हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लगभग जो 60% है वो बहुत बेसिक होता है, हर कोई बच्चा उसको करना जानता है। 20% मॉडरेट लेवल पर आता है जिसको हम बैचलर बोलते हैं, बैचलर डिग्री। फिर जो बाकी का 20 to 25%, बाकी जो 15 to 20% आता है वो आता है मास्टर लेवल का। इस तरह से आपका ये जो क्राइटेरिया है वो डिवाइडेड है। तो कुल मिला करके लगभग 30 से, अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो लगभग उसमें से 20 to 25% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो नॉर्मली बच्चों को नहीं आते हैं, जो या तो थोड़े से लीक से अलग होंगे, है ना, बात समझ में आ रही है, या टॉपिक से भी थोड़े से मतलब होंगे उसी टॉपिक में लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि उसका ये टॉपिक भी बन सकता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैं अभी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये उसी लेवल पर हैं। और आपका एक टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जहां से 3 या 4 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो कल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग किया था। आज हम लोग जो एक आपका टॉपिक है डाटाबेस सिस्टम, है ना, या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हूबहू ऐसे ही मिलेंगे, है ना, इससे रिलेटेबल आपको वहां पर देखने के लिए जरूर मिलेंगे अगर आपने उन्हें सही से किया है तो। क्यों? क्योंकि पेपर ना तो मैं बनाने वाला हूं और ना ही आप बनाने वाले हैं। हम केवल गेस कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक है और पुराने पैटर्न पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे जो पॉसिबिलिटीज है वो इन क्वेश्चंस की बन सकती है। तो उन क्वेश्चंस को हम एक मान के चलते हैं कि इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, जैसे केवीएस में हमने किया था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके जितने भी एमसीक्यू की सीरीज आपके चैनल पर डली हुई हैं उन सभी एमसीक्यूज की सीरीज को आप देखिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आता है, कहीं पे कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है ना, वैसे तो हर वीडियो में अच्छा खासा डिस्कशन बच्चों ने किया है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। काफ़ी जो बच्चे हैं एमपी वर्ग 1 और एस्टेट के वो जुड़े हुए हैं तो वो पूछते रहते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है किस प्रकार से हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। एनी हाउ, तो प्रयास मेरा पूरा है
आपके प्रति कि भाई आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाए। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनकी डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है नया है, टॉपिक आपको लग रहा है नया है, तो उनसे संबंधित आप वो लिख लीजिए ताकि आप उससे रिलेटेड नोट्स बना सके और उसके बारे में देख सके चीज़ों को। तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए जो रिजल्ट है, जो मेरिट है, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें अपनी सीट को पक्का करना आपके लिए क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उन 3 चीजों पर आपको निश्चित ही काम करना है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं वो सभी आप लोग देखेंगे, पहली चीज। दूसरा, जो मैं अब करा रहा हूं उनके साथ आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। तीसरा क्या है, जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी तो उस दौरान मैं कुछ एमसीक्यूज आपको कराऊंगा जो पॉसिबल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बन सकता है और वो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 लेवल जो हैं हमारी तैयारी के रहने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी तैयारी को एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर के चलेंगे तो हमें कहीं पर भी निराशा या असफलता देखने को मिल सकती है। बस बशर्ते 2 चीजें हैं, एक तो सिस्टमैटिकली चलना है, दूसरा एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ चलना है कि भाई इस बार हमें एनी हाउ एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। तो जब एक ऐसा एटीट्यूड हम लोग लेकर के चलते हैं तो निश्चित सफलता हमारे हाथ ही होती है। ठीक है, इससे ज्यादा बातें अब हम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के मुझे आपको कुछ बतानी थी बातें, वो मैंने आपको बता दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो बच्चे फॉलो कर लेंगे उनके लिए आसान हो जाएगा अपनी सीट को पक्का करना। ठीक है, बाकी प्रयास यही है कि सभी फॉलो करें, है ना। और फॉलो से मुझे याद आया कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब कैसे कराना है और इसके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाने हैं, लेकिन बढ़ जाने चाहिए। बाकी ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो आज कुछ यूनिक डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एक टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आज आपको आपकी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, DBMS निम्नलिखित में से किसके लिए एक उपकरण के रूप में काम नहीं करता है। DBMS database management system does not serve as a tool for which of the following: organizing data, creating data, processing data या retrieving data। बताइए किसके लिए काम नहीं करता है। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम नहीं करता, डाटा को क्रिएट करने के लिए काम नहीं करता, प्रोसेस करने के लिए काम नहीं करता, या रिट्रीव, पुनर्प्राप्त। रिट्रीव का मतलब होता है पुनर्प्राप्त करना, है ना। बताइए कौन सा आपके लिए सही आंसर है। What will be your correct answer? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो जो सही आंसर जाएगा हमारा वो जाएगा किसके साथ, क्रिएटिंग डाटा के साथ। तो ये कभी भी डाटा क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक MS Access का घटक नहीं है। Which of the following is not a component of MS Access? तालिकाएं, क्वेरीज, प्रश्न या सवाल, सवाल भी इसे कह सकते हैं, प्रपत्र, फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं CAS। बताइए क्या है इनमें से कौन सा आपका आंसर सही जाएगा। कंपोनेंट नहीं है, तो मैंने इसमें आपको एक लिस्ट बना रखी है। तो जो कंपोनेंट है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो टेबल है, रिलेशनशिप है, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैक्रोज हैं और मॉड्यूल्स हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन से कंपोनेंट हैं, तो 6-7 वो कंपोनेंट दे देगा या 4-5 कंपोनेंट दे देगा, उसमें आपको कोडिंग कर देगा कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4 5, 1 4 5 3 2, इस तरह से, समझ रहे हो।
तो उस तरह से आपको वहां से फिल्टर भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से MS एक्सेस के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो 7 कंपोनेंट बताए गए, टेबल, रिलेशनशिप, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज और मॉड्यूल्स। क्लियर है ये वाली बात? तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा, इसमें केवल एक ही नहीं है और उसका नाम है क्या, उसका नाम क्या है, CAS। क्या नाम है उसका? CAS। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर कहानी है वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डैश एक डाटाबेस एप्लीकेशन का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव है ना। डैश इज द इंटरेक्टिव प्रोग्राम ऑफ अ डाटाबेस एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, रिपोर्ट या सर्वर। बताइए कैसा प्रोग्राम है? डैश एक डाटाबेस एप्लीकेशन का इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब संवादात्मक, जहां पर आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, रिपोर्ट या सर्वर। तो फ्रंट एंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फ्रंट एंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट डाटा, एक सेकेंड, हाँ ठीक, फ्रंट एंड। डाटाबेस समाधान प्राप्त करने से पहले कौन सा विचार नहीं किया जाना चाहिए? Which is not a consideration that needs to be assessed before acquiring a database solution. डाटाबेस के उपयोगकर्ता कौन होंगे? कौन सा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? क्या डाटाबेस का उपयोग अन्य अनुप्रयोगों द्वारा किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या पूछा है, डाटाबेस समाधान प्राप्त करने से पहले कौन सा विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो भाई कौन उपयोगकर्ता कौन होगा, कौन उसका उपयोग करने वाला है, बिल्कुल इसका किया जाना चाहिए। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल है। आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए या कोई लैपटॉप खरीदने के लिए जाओगे तो आप ये तो देखोगे ना कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो हार्डवेयर है, जैसे माउस है तो उसका जो माउस है वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, बैटरी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, तभी तो आप उसको, जैसे सपोज करो ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल फोन है और मुझे पता है इसका हार्डवेयर जो है वो मदरबोर्ड जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हो? तो क्या मैं इसको खरीदूंगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। मुझे पता चल रहा है कि इसकी टच स्क्रीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं भी इसको तब भी नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अगर टूट गई तो मैं नया थोड़ी लूंगा भाई, मैं तो चेंज करा लूंगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब जैसे मारुति है तो लोग, मैं एक जस्ट कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मारुति है तो मारुति के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं वो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी डिमांड क्या ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये किया जाता है ना। तो ये बात सही है। क्या डेटाबेस का उपयोग अन्य प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है? क्या आप उसका यूज किसी और पर्पज के लिए भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जैसे लैपटॉप है तो क्या लैपटॉप का यूज केवल मैं नोट्स बनाने के लिए कर सकता हूँ या इसका यूज किसी और काम के लिए भी कर सकता हूँ? ये भी सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? बिल्कुल सोचूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे ही ना बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा मेरे बच्चे, वो निकल करके आएगा कौन सा? डी। कौन सा निकल करके आएगा? डी। इनमें से कोई भी नहीं। तो कई बार ना आप चीजों को ऐसे भी रिलेट करके उसका आंसर कर सकते हो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर डाटाबेस का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है। बहु उपयोगकर्ता अनुप्रयोग की ओर से उन्मुख, डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, डेस्कटॉप डाटाबेस से सस्ता, डेटा की स्थिरता सुनिश्चित करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सर्वर डाटाबेस? नहीं है, एडवांटेज नहीं है। तो ओरिएंटेड ऑफ मल्टी यूजर एप्लीकेशन तो है भाई, एडवांटेज है।
जो भी आपका सर्वर है या जो भी आपका डाटाबेस सर्वर है, आप उसका मल्टी यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल है तो आप मोबाइल में कई सारी विंडोज जो हैं वो उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। बोलो हाँ क्या ना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूं, जैसे अभी आप मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में भी आप 2 स्क्रीन चला सकते हैं। जैसे भी मेरे पास एक मोबाइल फोन है ना, तो यहाँ पर जब आप देखोगे, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पर 2 स्क्रीन जो है वो बिल्कुल आपको अवेलेबल हो सकती हैं। दिख रहा है, एक नीचे दूसरी एप्लीकेशन है, ऊपर दूसरी, तो मल्टीटास्किंग है ना, दिख रहा होगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, है ना, ताकि वही बहु उपयोग करता। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। भाई वहां पर डाटा रिलायबल है या नहीं है ना। चीपर देन डेस्कटॉप डाटाबेस, यहाँ पर कोई चीज सेलेक्ट नहीं हो रही है, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। इंश्योर कंसिस्टेंसी, हाँ भाई डाटा की स्तर की, भाई डाटा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भाई मैं किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को जब लूंगा तो मैं ये तो इंश्योर कर लूंगा ना कि भाई इसमें डाटा सेव रहता है कि नहीं रहता है। जैसे आपको ना याद होगा पहले जमाने में ना वो चला करते थे डाटा केबल, अभी भी चलते हैं वैसे तो, चिप लगती थी। तो हम चिप लेने से पहले ये देख लेते थे कि भाई कहीं इसमें वायरस वगैरह तो नहीं है, इसमें डाटा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो वाली बात है। तो कुल मिलाकर के ये हमें तो सही लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है हमें थर्ड वाला, ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये गड़बड़ हो सकता है। ये क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो भी यही होगा। वो भी कौन सा होगा, यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर डाटाबेस का एक प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सर्वर डाटाबेस। IBM DB2, IDB, Oracle या SQL सर्वर। ये सारे के सारे जो है वो सर्वर का नाम है। बस इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डाटाबेस का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें जो है वो IDB, कौन सा, IDB। तो IDB जो है वो इसका एक प्रकार नहीं है, वो इसका एक प्रकार नहीं है। क्लियर है ये वाली बात। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा, आपके लिए जो इसका सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा सेकंड IDB। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट। द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। तालिकाओं के बीच संबंध में उपयोग किए जाने वाले सामान्य फील्ड को क्या कहा जाता है। मुख्य फील्ड, प्राथमिक कुंजी, विशेषता या अभिलेख। की फील्ड, प्राइमरी की, एट्रीब्यूट या रिकॉर्ड। जो कॉमन फील्ड यूज किए जाते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके बीच, है ना, तो तालिकाओं के बीच संबंध जो उपयोग किए जाने वाले सामान्य फील्ड को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है की फील्ड। क्या कहा जाता है उसको, की फील्ड। तो ये वाला जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट। कर्मचारी का नाम केवल एक बार तालिका में दिखाई देता है। उक्त तालिका में ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है। एम्प्लॉय नेम अपीयर्स इन अ टेबल ओनली वंस। सर्च फील्ड इन द सेड टेबल इज कॉल्ड। तो कोई टेबल है, तालिका है, उसमें किसी एम्प्लॉय का नाम एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मुख्य फील्ड कहेंगे, प्राथमिक कहेंगे, विदेशी कहेंगे या रिकॉर्ड कहेंगे। बताइए क्या सही आंसर जाएगा आपका। उसको की फील्ड कहा जाएगा, प्राइमरी की कहा जाएगा, फॉरेन की कहा जाएगा या उसको रिकॉर्ड कहा जाएगा। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो उसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका जाएगा प्राइमरी की। कौन सा जाएगा, प्राइमरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंजी। क्या बोलते हैं उसको हम, प्राथमिक कुंजी। देखिए अगर एम्प्लॉय वंश की बात कर रहा है तो वंश किस पर चला जाएगा, प्राइमरी पर। वंश किस पर चला जाएगा, प्राइमरी पर, प्राथमिक एक बार, है ना। नेक्स्ट। कर्मचारी का नाम एक तालिका में कई पंक्तियों में दिखाई देता है। तो जब एक पंक्ति में दिखाई दे रहा था तो उसको हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी। और जब कई में दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। क्या बोलते हैं उसको हम, फॉरेन की। तो यहां पर ये डिफरेंस याद रखना, एक बार है तो प्राइमरी, कई बार है तो फॉरेन। ठीक है। जैसे भारत एक देश है और विदेश में कई सारे देश हैं। हाँ,
SQL, देखिए SQL के लिए तो सेम ही रहेगा, इसका तो कोई हिंदी होता नहीं है। सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिंगुलर क्वांटिटी लोडिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वांटिटी लोड, बताइए। तो किसका जो अगर आपको पता होगा सही तो सही है, नहीं पता है तो फिर गड़बड़ कर दोगे। तो ये तो सब सेम ही है, तो इसको तो काट भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एक दो फुल फॉर्म भी याद करके रखना, जैसे CD की फुल फॉर्म क्या होती है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, या SQL ही आया तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, DBMS आ गया, या कई बार ये आपको ना DBS के तौर पर मिल जाएगा, डाटाबेस सिस्टम, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। तो कुछ ना जो फुल फॉर्म्स हैं उनको करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से, है। और बाकी जो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो ये हर सभी जो एग्जाम्स है ना उनके लिए कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। एक या दो या तीन क्वेश्चन कम से कम, दो तो कम से कम आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट, विराम चिन्ह वर्ण जिसका उपयोग किसी फील्ड नाम में किया जा सकता है क्या है, बताइए। द पंक्चुएशन कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन अ फील्ड नेम इज विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक, अवधि या रेखांकित, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, पीरियड या अंडरस्कोर। पंक्चुएशन कैरेक्टर, क्या? पंक्चुएशन कैरेक्टर जिसको किसी भी फील्ड नाम में या उसका उपयोग किसी भी फील्ड नाम में किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? अंडरस्कोर, रेखांकित। क्या बोला जाता है उसको? अंडरस्कोर, मतलब रेखांकित। क्लियर है? नेक्स्ट, द्वितीय कुंजी क्षेत्र में डेटा का अस्तित्व क्या है? पहले हमने प्राइमरी की पढ़ा था, यहाँ पर हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। तो द एक्सिस्टेंस ऑफ द डाटा इन अ सेकेंडरी के फील्ड इज, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, और अद्वितीय होना चाहिए, आवश्यक है लेकिन अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है, या उपरोक्त सभी। नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी यूनिक, रिक्वायर्ड बट नॉट टू बी यूनिक, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो सेकेंडरी की फील्ड है उसका होना या ना होना, है ना, मतलब होना जरूरी है लेकिन दैट शुड नॉट टू बी यूनिक, है ना। तो आवश्यक है लेकिन अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब विशेष नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो विशेष ही हो। तो वो प्राथमिक कुंजी होती है, प्राइमरी की फील्ड जो होते हैं जो विशेष होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डाटाबेस तालिका में रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल इज, तालिका का आकार, तालिका का क्षैतिज पंक्ति, तालिका का वर्टिकल कॉलम, या तालिका का नाम, बताइए। रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल इज, तो जब आप टेबल प्रिपेयर करते हैं तो आप हमेशा इस चीज किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रो ऑफ टेबल, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ टेबल, यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर निकल करके जाएगा। ये हो सकता है कि आप लोगों को देखिए कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं और उसमें भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको इसी ही तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की संभावना है ना। तो एक बार ना आज आपका यही काम है कि जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है आप उसको एक बार रिव्यू करेंगे ताकि आपके लिए उसको समझना ज्यादा इजी हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, MS एक्सेस में कमांड और सुविधाओं से युक्त कार्य उन्मुख टैब को एक मानक क्षेत्र में रखा जाता है जिसे क्या कहा जाएगा? इन MS एक्सेस टास्क ओरिएंटेड टैब्स comprising of commands and features are placed in a standard area which is called file, print preview, join या ribbon। print preview तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में तो जब आप कोई काम कर लेते हैं, टास्क पूरा कर लेते हैं, तो उसको जब आप प्रिंट पे देते हैं तो आप देख लेते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा है। तो यहाँ तो प्रिंट की कोई बात ही नहीं हो रहा, और नहीं है किसी भी चीज को ज्वाइन करने की बात हो रही है ना। ये तो ये कह रहा है कि कमांड और सुविधाओं से युक्त कार्य उन्मुख टैब को एक मानक क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो उस क्षेत्र को फाइल भी नहीं कहा जाएगा, उसको जो कहा जाएगा वो रिबन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? रिबन। क्लियर है? नेक्स्ट,
The tool that guides the users through creating of database and queries and forms is called. वह उपकरण जो डाटाबेस और प्रश्नों और प्रपत्रों के निर्माण के माध्यम से उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, एक्सेस विजार्ड या एसक्यूएल? बताइए। वह उपकरण द टूल दैट गाइड्स द यूजर थ्रू क्रिएटिंग ऑफ डाटाबेस एंड क्वेरीज एंड फॉर्म्स इज कॉल्ड। वह उपकरण जो डाटाबेस और प्रश्नों और प्रपत्रों के निर्माण के माध्यम से उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन करता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एक्सेस विजार्ड। क्या कहा जाएगा उसको? एक्सेस विजार्ड। क्लियर है यहां तक ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक उपयोगकर्ता निम्नलिखित की सहायता से विशिष्ट शर्तों को रखकर एक्सेस में कई तालिकाओं से डाटा पुनः प्राप्त कर सकता है। A user can retrieve data from multiple tables in Access by placing specific condition with the help of design view, report, query या joining। बताइए। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वो क्वेरी जाएगा। ठीक है। A user can retrieve data from multiple tabs in Access by placing specific condition with the help of query। क्लियर है? ठीक है ये वाली बात। नेक्स्ट, डाटाबेस में जानकारी को पुनः निर्मित उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है। डाटाबेस में जानकारी को पुनः निर्मित उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है। इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग रिट्रीव्ड डाटा या रिट्रीव यूजिंग। प्रश्न तालिका क्रमशः, तालिका है प्रश्न क्रमशः, फॉर्म प्रश्न क्रमशः, क्रमशः प्रश्न या रिपोर्ट। बताइए। क्वेरीज टेबल रिप्रेजेंटेटिवली, टेबल्स क्वेरीज रिस्पेक्टिवली, फॉर्म्स क्वेरीज रिस्पेक्टिवली या क्वेरीज रिपोर्ट रिस्पेक्टिवली। बताइए। इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग रिट्राइव यूजिंग। डाटाबेस में पुनः जानकारी को डाटाबेस में जानकारी को पुनः निर्मित करने के लिए व्यवस्थित क्या किया जाता है? पहले तालिकाएं व्यवस्थित की जाती हैं और उसके बाद जो क्वेरीज रिस्पेक्टिव है उनको क्या किया जाता है? सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा, भूल गया था। नेक्स्ट, डाटाबेस तालिका में फील्ड है। फील्ड इन डाटाबेस टेबल इज द। तालिका का नाम, तालिका का आकार, तालिका का वर्टिकल कॉलम या तालिका की क्षैतिज पंक्ति। नेम ऑफ द टेबल, साइज ऑफ द टेबल, वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ टेबल। बताइए सही आंसर क्या होगा? डाटाबेस तालिका, फील्ड इन द डाटाबेस टेबल इज द। फील्ड इन डाटाबेस टेबल इज द वर्टिकल। डाटाबेस से पहले ये भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर हमने क्या करा था? हॉरिजॉन्टल। रिकॉर्ड इन डाटाबेस टेबल इज अ। डाटाबेस तालिका में रिकॉर्ड जो है वो तालिका की क्षैतिज पंक्ति है और यहाँ जो हम कर रहे हैं डाटाबेस तालिका में फील्ड है। एक सेकेंड देना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्ड की बात हो रही है और वहाँ पे फील्ड की बात हो रही है ना, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन लगभग सेम ही है बट माइन्यूटली सा अंतर है। ठीक है, चलिए। एक्सेस टेबल में लाइन में शामिल होने का मतलब क्या है? जॉइन लाइन इन एक्सेस टेबल मीन्स, जो जॉइन लाइन होती है एक्सेस टेबल में उसका क्या मतलब है? एक तालिका के दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा, एक तालिका के दो रिकॉर्ड को जोड़ने वाली रेखा, तालिका के भीतर डेटा को जोड़ने वाली रेखाएं या तालिकाओं के बीच संबंधों को ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। जब भी कोई एक्सेस टेबल होती है उसमें जो जॉइंट लाइन होती है, वो हमेशा क्या करती है? जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, दो टेबल्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्या करती है? डेवलप करती है। तो यही एक इसका आंसर जाएगा, तालिकाओं के बीच संबंधों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। क्लियर है? SOHO का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग ऑफिस और
होम ऑफिस या नन ऑफ दिस, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, MS Access क्या है? MS Access इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये तो आपका जो है टॉपिक ही चल रहा है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर है ये वाली बात? MS Access क्या है? डाटाबेस प्रबंध सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, एक JPEG या एक MP3 फाइल डैश डाटा प्रकार को पूर्ववत संग्रहित किया जाएगा। A JPEG और MP3 फाइल will be stored under डैश डाटा टाइप, बाइनरी, कैलेंडर, इमेज या म्यूजिक। यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, बस एक ही टेक्निकल भाषा निकल कर क्या रही है, दैट इज बाइनरी। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बेस हमें डाटाबेस के साथ काम करना शुरू करने के लिए डैश विकल्प देता है। बेस गिव्स अस डैश ऑप्शंस टू स्टार्ट वर्किंग विद अ डाटाबेस। 1, 2, 3 या 4, बताइए कौन सा आंसर सही जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 2 ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन देता है? 2 ऑप्शन देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र को परिभाषित करते समय डैश शब्दों से जुड़ा हुआ है। While defining each field, it is associated with। कोई भी फील्ड कम से कम कितने उससे जुड़ा हुआ होता है? 2 से या 4 से, बताओ, या 3 से या 1 से। बताइए सही आंसर क्या होगा? What will be the correct answer? तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। नेक्स्ट, डैश दृश्य का उपयोग करके तालिका बनाना अधिक फायदेमंद है। क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग डैश व्यू इज मोर बेनिफिशियल। डिजाइन, जादूगर, व्यक्तिगत या नाम। तो किसी भी डिजाइन के दृश्य, भाई जो डिजाइन दृश्य है ना, जो डिजाइन व्यू है, उसको यूज करते हुए अगर आप किसी भी चीज को, जैसे स्केचर्स होते हैं, तो स्केचर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे आप उनको बताते रहते हो, है ना, जैसे जैसे क्या करते हो तो आप उनको बताते रहते हो, तो वो बनाते रहते हैं। लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, वो उसको तुरंत अपनी स्केच में उतार लेते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है कि आपने डिजाइन को देखा और आपने फटाफट से उसको अपने स्केच में उतार लिया। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बेटा वो जाएगा डिजाइन। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डिजाइन। नेक्स्ट, डैश संसाधित डाटा कुछ डैश संसाधित डेटा द्वारा कुछ भी नहीं है। डैश इज नथिंग बट प्रोसेस डाटा। सूचना, डेटा, निर्णय या प्रक्रिया। इंफॉर्मेशन, डाटा, डिसीजन या प्रोसेस। बताइए। तो इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश एक संगठित तरीके से संग्रहित संबंधित डेटा वस्तुओं का एक संग्रह है। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन में। डाटा कार्यालय, डेटाबेस, पुस्तकालय। देखिए जहाँ डाटाबेस आ रहा है वो तो करेक्ट जाएगा ही जाएगा अनडाउटेडली, ठीक है। बट ये भी ध्यान में रखना है कि क्यों जा रहा है, जब भी आप कलेक्शन की बात करते हैं रिलेटेड डाटा की, उसको स्टोर करने के बाद आती है तो वो डाटाबेस बन जाता है। क्या बन जाता है? डाटाबेस। मेरे पास इतना डाटाबेस है। क्लियर है? नेक्स्ट, चीजों की डैश व्याख्या हमेशा आवश्यकता अनुसार खोज को आसान बनाती है। डैश अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑलवेज मेक सर्चिंग इजियर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। डाटाबेस, इंफॉर्मेशन, सिंपल, लॉजिकल। अगर आपने यहाँ पर डाटाबेस आंसर दिया तो फंस जाओगे, और अगर आप फंस गए हो तो बहुत गलत बात है। तो किन चीजों का अरेंजमेंट, किन चीजों की व्यवस्था या किस तरह की चीजों की व्यवस्था हमेशा आवश्यकता अनुसार खोज को आसान बनाती है। एक बार बताओ, क्या डाटाबेस व्यवस्था आसान बनाएगी? क्या इंफॉर्मेटिव अरेंजमेंट आसान बनाएगा? या सिंपल अरेंजमेंट आसान बनाएगा? या लॉजिकल अरेंजमेंट आसान बनाएगा?
आपका लॉजिकल अरेंजमेंट किसी भी चीज को क्या बनाएगा, आसान बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज के बारे में लॉजिकली, जैसे मेरे से ना किसी ने कहा कि सर मुझे ना बस आप नोट्स दे दो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मेरे से कहा सर मेरे को ना खाली नोट्स दे दो। भाई लॉजिक लगाओ कि 6 तारीख का आपका एग्जाम है ना, आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यू आप नहीं लेना चाहते, तो क्या आपका निकल जाएगा? निकल पाएगा? नहीं। अगर आपके पास समय ज्यादा होता, 2-2.5 महीने, 2 महीने भी कम से कम होते, तो आप उस चीज को क्या कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे। अब क्या, अब हमें टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो हमें लॉजिकली, है ना, लॉजिकली चीजों को अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए और हमारा एग्जाम भी क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। तो उसके लिए क्या किया, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो आपके डले हुए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं धीरे धीरे करके विद इन द वीक आपके पास डाल दूंगा, लगभग 8-10 दिन, यही इस हफ्ते भर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो भी जैसे भी आपकी डेट होगी, जिस दिन भी एग्जाम डेट निकल करके आएगी, उस वहां से आपकी हम क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बनती हैं उनको ले आएंगे। आप समझ रहे हो? तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा वो एक अलग विषय है, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो एक अलग विषय है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट कर रहा हूं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि जो आप कर रहे हैं क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे बच्चे तो हम नहीं हैं कि हम अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज नहीं कर सकते। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो हम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वो आप लोगों की सीट पक्की करना है ना। मेरा जितना भी प्रयास है वो सारा का सारा क्या है, आपकी सीट पक्की करना। ठीक है, अभी भी क्या है, अभी भी मैं अपनी क्लासेस खत्म कर आकर के सारा जो है अपना जॉब वगैरह कर आकर के, उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग करके उसके बाद मैं आपको अपलोड करूंगा। फिर मैं क्वेश्चंस टॉपिक्स लूंगा, फिर वहां से क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, देखा जाएगा बहुत सारी बुक्स वगैरह, उसको वेबसाइट्स को, वहां से क्वेश्चंस आएंगे, क्या बन सकता है, किस तरह से है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ना पूरा एक हेक्टिक शेड्यूल जो है जिसे हम कह सकते हैं, बट वहां पर एक सर्टेनिटी, एक अच्छी बात यह रहती है कि वहां पर जब आप ये कहते हो ना कि हाँ भाई ये चीज ना सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई, या मैंने जो पढ़ा है वो आपके समझ में आ गया, तो वो ना लगता है कि भाई जो हमने मेहनत करी है वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट निकल करके आ गया। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो लॉजिकल जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल से ही हमारी चीजें आसान होती हैं। नेक्स्ट, डाटाबेस की अंतर्निहित संरचना को डैश के रूप में जाना जाता है। द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज नॉन एज डेटा डिजाइन, डेटा मॉडल, डेटा संरचना, या इनमें से कोई नहीं। डाटा डिजाइन, डाटा मॉडल, डाटा स्ट्रक्चर या नॉन। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डाटा मॉडल जाएगा। कौन सा जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डाटा मॉडल। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डाटाबेस हैंडलिंग से संबंधित सभी कार्य को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑल टास्क रिलेटेड टू डाटाबेस हैंडलिंग इज नोन एज। कार्य प्रणाली, कार्य लेन देन, डाटा लेन देन या डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। तो डाटाबेस हैंडलिंग को अब किस नाम से जानोगे? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ओपन ऑफिस बेस पर आधारित है। किस पर आधारित है? संबंध परक डाटा मॉडल, संबंध परक तालिका, कार्यालय मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। रेशनल डाटा मॉडल, रिलेशनल टेबल, रेशनल है ये, रेशनल टेबल, ऑफिस मॉडल, या नन ऑफ दिस बताइए। तो रेशनल डाटा मॉडल, ऑफिस ओपन ऑफिस बेस जो है वो किस पर है? रेशनल डाटा मॉडल पर आधारित है। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, डाटाबेस में डाटा संग्रहित करने के लिए डैश मूल इकाई है। डैश इज द बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग डाटा इन डाटाबेस। डेस्क, कुर्सी, तालिका या रिपोर्ट। डेस्क, चेयर, टेबल, रिपोर्ट। देखो कुर्सी तो वैसे कट गई, कुर्सी कट गई तो डेस्क भी काट दो। अब डेस्क तुमने काट दी तो रिपोर्ट भी तुम काट दो, तो वो क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा आंसर? टेबल बन जाएगा। टेबल भी मत काट देना कभी, इसको मेज समझ के काट दो, ठीक है ना। तो तालिका, तालिका क्या है? मूल इकाई है ना। नेक्स्ट, डैश वास्तविक दुनिया की वस्तुएं हैं जिनके बारे में जानकारी डेटाबेस में संग्रहित की जानी है।
डैश आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन अ डाटाबेस। तालिकाएं, संस्थाएं, प्रश्न या रिपोर्ट, टेबल्स, एंटिटीज, क्वेरीज या रिपोर्ट्स। तो क्या है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में, यहां पर ये ध्यान में रखें, जिनके बारे में। तो किनके बारे में? टेबल्स के बारे में आप रिकॉर्ड रखोगे? नहीं। क्वेरीज के बारे में? नहीं। रिपोर्ट, एंटिटीज के बारे में, संस्थाओं की तो रिकॉर्ड रखोगे तुम लोग, है ना। नेक्स्ट, एक इकाई की विशेषताओं को डैश के रूप में दर्शाया गया है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्तंभ, पंक्ति, तालिका या फील्ड, कॉलम, रोज, टेबल्स या फील्ड्स। बताइए। तो जब भी आप एट्रीब्यूट करते हो किसी भी एंटिटी को या किसी की भी विशेषताओं को, जब आप क्या करते हो, दर्शाते हो, तो आप हमेशा उसको ना कॉलम्स में दर्शाते हो। जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपका रिजल्ट निकल करके आता है, जो आपको टेबल्स निकल करके आती है, मेरिट निकल करके आती है, तो वो कॉलम्स में ही तो बनी हुई होती है। किसमें बनी हुई होती है? वो कॉलम्स में बनी हुई होती है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई हमारा किस में कितना स्कोर निकल करके आया। क्लियर है ये वाली बात। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक इकाई की विशेषताओं को डैश भी कहा जा सकता है, तो उसको फील्ड भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? उसको फील्ड भी कहा जा सकता है। तो ये आज के हमारे कुछ 35 क्वेश्चंस हैं, एंड आई रियली होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी लगे होंगे और कुछ आपने पढ़ भी रखे होंगे, तो दोनों ही चीजें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चंस नए लगे हैं, देखिए एक ही क्वेश्चंस को मैं रिपीटेडली बार बार कराऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी से आपके यूट्यूब पर डाले हुए हैं। तो अगर मैं वापस से उन्हीं क्वेश्चंस को कराता हूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मेरे टाइम के वेस्ट होने का मतलब है कि आप तक पहुंचने वाला जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं उसका लेवल हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूं कि आपकी तरफ से मेहनत हो, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सीधी सी बात है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, जो मेहनत कर जाएगा वो सीट निकाल ले जाएगा। तो अगर आपकी मेहनत पक्की है, डेडिकेशन है, 100% आप दे रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कि भाई हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वहां से मैं बिल्कुल निकाल लूंगा। मेरे पास एक बच्ची है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि बच्चे कहेंगे कि सर हमारा नाम तो लेते नहीं है, तो मैं नाम लेते ही नहीं हूँ, बस ऐसी कह देता हूँ। एक बच्ची है, तो एक बच्ची है, वो बोल रही थी कि भाई सर अगर हमारे पास आपका जो चैनल है वो ना पहले पता चल जाता तो बहुत अच्छा पेपर जाता। तो अभी जब KVS का पेपर होकर के चुका तो उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली है, उनको, मैं सभी को एक बात बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाइड होने चाहिए। ये जब क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आता हूँ, ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस को लाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मैं इंडिविजुअली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि नहीं भाई यहाँ पर ये मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये चीज़ और इंक्लूड होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कई क्वेश्चंस में ना आप पिक्चर्स भी देखते हो, तो मुझे लगता है कि भाई नहीं, यहाँ से रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन भी बच्चे के पास जानी चाहिए, ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो बच्चे आसानी से दे लें। तो जब तक वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है कि भाई नहीं भाई 100% यहाँ पर हमें देना ही देना है, तब तक मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। तो कुल मिलाकर के हमें 100% देता हूँ, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब वो चीज़ आपके सामने निकल करके आती है और उसका रिजल्ट भी निकल करके आता है। तो वही वाली चीज़ है, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना कि भाई हाँ मैंने जो किया है वो 100% किया है, तो मेरा 101% निकलना तय है, मेरी सीट पक्की है। जब तक आप अपने अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेकर के आने के हो, तब तक एग्जाम्स को क्वालिफाई करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आइए, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें और जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने हम उनको और बेहतर तरीके से कर सकें। हमें हल्का नहीं रखना है चीज़ों को, हमें एडवांस लेवल पर करना है। बेसिक हमें आता है, MCOM हम लोगों ने किया हुआ है, बैचलर BCom B.Ed हम लोगों ने किया हुआ है, वेल क्वालिफाइड है, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हम लोग प्रयासरत है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ हमें आता है, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना,
कोई चीज रखी हुई है, उस पर धूल जम गई है तो वो धूल हटा दी गई है, अब उस धूल को हटा दिया है तो वो नई सी तो लग रही है, लेकिन अगर उसको एक बार पॉलिश अगर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल चमक जाएगी, नई जैसी हो जाएगी। तो वही वाली चीज़ हम लोगों को करनी है और वही चीज़ मैं कर भी रहा हूँ। तो जो बेसिक है, धूल हटाने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी पॉलिश करने का काम अब आपका चालू हो ही गया है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और लास्ट में फिनिशिंग, वो तो हम करके मानेंगे, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए, और वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा। कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि मुझे कहाँ पर किन चीज़ों पर काम करना है। लास्ट वाले वीडियो में एक चीज़ थी, सेबी का एक क्वेश्चन था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा कल वाले में। सेबी का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है, उसको जो ऑथर और स्टेचुरी उसका जो स्टार्टिंग है ना, तो वो 1992 जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो स्टैब्लिशमेंट था वो 1988 है। तो ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने उसमें एक बच्चे का कमेंट था तो मैंने उसको पिन कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ करते हो तो वो गलत प्रोनाउंस हो जाती है, एक्सप्लेनेशन उसकी गलत हो जाती है, तो होता है, बहुत जेन्युइन है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि वहाँ पर आ रहा है तो आप वहाँ पर कमेंट कर दो। तो मैं तो बच्चों की कमेंट क्या कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ कि भाई हाँ यहाँ पर इसका ये करेक्शन है। क्लियर है? तो बस यही है, आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और आने वाले फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जल्दी से अपनी सीट निकालिए और आने वाले भविष्य को पढ़ाना शुरू कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आपके लिए हमेशा से हैं। बस फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो होंगे आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल। जय हिंद।